ये सभी लोग, सूर्यांश, पार्थ, कृष्णा, सभी को नमस्ते। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, सभी बच्चों को नमस्ते भाई। चलिए बच्चों, तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखा था और पोटेंशियल देखा था, और साथ में हमने एक रिलेशन देखा था कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में, दैट इज V इक्वल टू माइनस इंटीग्रल E डॉट डी आर। फिर मैंने आपको ये कहा था कि माइनस इंटीग्रल E डॉट डी आर में कहीं भी आपको सिचुएशन ऐसा दिखे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर वेक्टर अपोजिट हैं, तो वहाँ पे आपको एक, समझ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डी आर इधर है, तो हमने फिर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वाले डिस्प्लेसमेंट को माइनस डी आर डैश लिया था और उसी से वो एडजस्ट हो गया था। फिर मैंने आपको एक उसका कंक्लूजन दिया था कि जब आप न्यूमेरिकल कर रहे होंगे और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर इस सिचुएशन में, हर केस में नहीं, केवल इस सिचुएशन में होंगे, तो आप ई डॉट डी आर के जगह पे ई डी आर कर देंगे, क्योंकि मैंने प्रूफ करके दिखाया भी था कि वो फाइनली ई डॉट डी आर ई डी आर आ जाता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर वैक्टर एंटी पैरेलल होंगे। तो यू हैव टू ओनली अप्लाई ई डी आर। क्लियर है बच्चों? ठीक है भाई, मैंने बता दिया हुआ है आपको कि फ्लक्स और फ्लक्स, गॉस लॉ, इन सब के क्वेश्चंस निपटा दीजिए, S1 O1 O2 जहाँ से आपको मिल रहे हैं, इतना तो आप गेस कर ही पाएंगे। मेरे पास हार्ड कॉपी अभी नहीं है, इसलिए मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि ऐप में खोलने पे बहुत धीरे खुलता है। ठीक है, क्वेश्चंस आप खुद ही सर्च कर सकते हैं, गॉस लॉ और फील्ड के, ठीक है, उसको निपटा दीजिए। फिर हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं पोटेंशियल, उसका मैं टिक करा दूंगा। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं कि रिलेशन बिटवीन ई एंड डी आर जो हमने देखा था, उसी के बारे में और बात करें। उससे पहले हमने क्लोजेस्ट, हाँ, हमने केस किया था क्लोजेस्ट डिस्टेंस का भी केस किया था। उसी क्लोजेस्ट डिस्टेंस में मैं एक सिचुएशन आपको और देता हूँ, आप लोग थोड़ा बताइए क्या होगा इसमें, कि हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, और जब ये दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, आपने क्या किया कि ये वेरी लार्ज डिस्टेंस से हम इसे थ्रो कर रहे हैं, एक को हम क्या कर रहे हैं, वेरी लार्ज डिस्टेंस से थ्रो कर रहे हैं, या डी डिस्टेंस ले सकते हैं, कि जब ये दोनों डी डिस्टेंस पे ला के रखे हुए थे, ध्यान दीजिएगा, और दोनों पे चार्ज जो है पॉजिटिव ही है, मतलब इस पे चार्ज भी Q है, इसका मास m है, इसका चार्ज भी प्लस Q ही है, और इसका मास अपना 2m है। ठीक है, दोनों स्मूथ हॉरिजेंटल, ये स्मूथ सरफेस है, स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस पे थे। ठीक है, अब ये d डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस d है। आपने क्या किया कि आपने इसको ऐसे रिलीज नहीं किया है, एक को आपने वेलोसिटी भी दिया है, और वो वेलोसिटी आपने इसको दिया है v0, है ना। तो साथ में क्या हो रहा है, ठीक है, यहां पर अगर देखो तो v0 है, तो v0 से आपने इसको प्रोजेक्ट कर दिया। जब ये d था यहाँ पे, आप ऐसे सोचिए कि d ये यहाँ पर था, पहले से एक चार्ज था, एक चार्ज आप लेकर आए और d डिस्टेंस से इसको ऐसे फेंक रहे हो, रिलीज नहीं कर रहे हो आप इसको, ये पहले से था, इसको लेकर आए और यहां से इसको v0 से फेंक रहे हो। ठीक है, तो आपको बताना है कि व्हाट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस, है ना, व्हाट इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। तो
थोड़ा बताइएगा बच्चों इसका क्या अप्रोच होगा। ऐसे क्वेश्चन आप मैकेनिक्स में कर चुके हैं। फाइंड द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ये है ना, ये t इक्वल टू 0 पे है। ये कहानी है t इक्वल टू 0 पे, मतलब जब ये d डिस्टेंस पे थे तब की कहानी है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी क्या? बिल्कुल आएगी भाई, मैंने कहा कि नहीं आएगी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैंने कहा आपको कि मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी, लेकिन हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप सही कह रहे हैं, रेस्ट की बात है, यहाँ वेलोसिटी दे रहे हैं तो बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड आएगी, बट हम उसके मैग्नेटिक फील्ड को का केस नहीं ले रहे हैं, हम केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे आप जाकर देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड का वर्क नहीं होता। मैग्नेटिक फील्ड आएगी भी तो आगे आप पढ़ोगे कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, आपने 10th में पढ़ा होगा शायद, क्यू वी क्रॉस बी होता है, जिसमें कि वो मैग्नेटिक फोर्स वी और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे वो कोई काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करेगा मैग्नेटिक फोर्स। चलिए बताइए क्या करेंगे, जल्दी से बताइए क्लोजेस्ट की कंडीशन क्या होगी, क्या सिचुएशन हो रहा होगा, जल्दी बताइए। कि अगर आपने इसको वी नॉट दिया तो आपको पता है कि कूलॉम्बिक फोर्स से ये इस पे फोर्स इधर लगा रहा होगा, ये इस पे फोर्स इधर लगा रहा होगा, तो इसके फोर्स के वजह से ये रिटार्ड होगा और इसके फोर्स के वजह से ये एक्सेलरेट होगा। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने किया है? तनीषा बता रही है वी फाइनल 0 होगा। कुछ नहीं पढ़ा यार तुम लोगों ने। अगर आप मुझसे पढ़े हो तो बहुत ही दुखद है। फिर तो मैंने इतनी चीज़ें कराई हैं कि कोई भी बच्चा इसका आंसर नहीं दे पा रहा है। कि कंडीशन, आई एम नॉट सेइंग कि आप कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है, क्योंकि अगर मैंने इतनी चीज़ें कराई हैं उसके बाद भी आप नहीं बता पा रहे हो तो मतलब मेरे लिए बहुत दुखद है, आपके लिए नहीं। एक बच्चे ने सही बताया। अब फोर्स जहां पे इक्वल होगा वो क्लोजेस्ट होगा, उत्कर्ष भाई कह रहे हैं। खत्म चंद हो क्या एकदम से? एक तो करमचंद होते हैं, है ना, एक करमचंद होते हैं और एक खत्म चंद होते हैं। तो करमचंद्र मतलब इस बैच में कम दिख रहे हैं, खत्म चंद ज़्यादा दिख रहे हैं यार। पता नहीं, मतलब वो बच्चे जो है 11th में आप लोग मैकेनिक्स जो पढ़े हो, कहाँ गया उसका नॉलेज तुम लोग का? सब भूल गए यार। आप लोग को ऐसे क्वेश्चंस नहीं कराया गया है, या वो बच्चे हैं ही नहीं यहाँ पर, रिकॉर्डिंग में पढ़ रहे हैं। आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं कराया मैंने। ये V2 है ये V1 है, तो आपको ये नहीं कराया गया था कि इसमें जो है मैक्सिमम कॉम्प्रेशन की क्या कंडीशन होगी। ठीक वैसे ही केस तो है, ठीक वैसे ही केस तो है। कोई भी आंसर नहीं दे पाया, एक बच्चा बस बताया। इसमें अप्रोच ये होगा, देख लीजिए, क्या ही कहा जाए। यहां पर अपने पास जो फोर्स होगा, मतलब मैंने इतनी मैकेनिक्स पढ़ाई उसके बाद भी ये रिस्पॉन्स आ रहा है, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। एटलीस्ट जो पढ़े हैं मुझसे उनको तो मैंने पढ़ाया, मुझे पता है कि यहाँ पर F, ये B ले लीजिए और ये A ले लीजिए, तो F ऑन B ड्यू टू A, और यहाँ पर होगा F ऑन A ड्यू टू B। इसके वजह से ये रिटार्ड होगा, इस पे एक्सेलरेशन जो होगा रिटार्डेशन होगा, इसके वजह से यहाँ पर एक रिटार्डेशन आएगा। मासेस अलग अलग हैं, दोनों के रिटार्डेशन अलग अलग होंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा। ये पूरी कहानी हो रही होगी। यहाँ पे ए बी आएगा। टीचर का बताइए क्या ड्राइविंग फोर्स रहता है? ऑनलाइन के बच्चे केवल क्लास करते हैं, बस मुझे ये समझ में आता है। उनका पूरा समय लगता है केवल क्लास में जाता है, कुछ भी वो पढ़ना नहीं चाहते अपने से, या जो पढ़े हैं उसको रिवाइज या रिटेन नहीं रखना चाहते, सपने देखते हैं बड़े बड़े। ये प्रॉब्लम हो गया है। ये हो जाएगा ए। बाकी कहीं का बच्चा कुछ बोले कि सर हमने तो पढ़ा नहीं, तो मैं विश्वास कर सकता हूँ, मुझे क्या पता आपने
आपके टीचर ने पढ़ाया कि नहीं, बट मैंने जिनको पढ़ाया है अगर वो यहाँ पर हैं तो उनके लिए महा दुखद बात है ये। तो यहाँ पर ये उनको जवाब देना चाहिए। ये ए बी एक्सेलरेट होगा और ये इधर से रिटार्ड होगा। ये एक्सेलरेट होगा तो इसकी वेलोसिटी 0 से बढ़ेगी, तो मतलब बी की वेलोसिटी 0 से बढ़ेगी और ए की वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे। ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आई कि दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे, तो एट द टाइम ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस इनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाए। ये भी बताया गया था कि इनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाए। बताइए भाई, तो इनकी ये एक टाइम आएगा जब ये कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे, ठीक है, ये कॉमन वेलोसिटी से जब मूव कर रहे होंगे तब आप बोल सकते हो। क्यों कॉमन वेलोसिटी की सिचुएशन बनेगी, ये भी समझने की बात है, ये भी आपको समझने की बात है जो यहाँ ऊपर समझाया गया है कि जब ये कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे उस समय की जो डिस्टेंस होगी दैट डिस्टेंस इज आवर, ठीक है, ये कॉमन वेलोसिटी वीसी हो जाएगा। एक की वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी बी की वेलोसिटी 0 से बढ़ रही होगी किसी वीसी से, ये बी की वेलोसिटी होगी। ए की वेलोसिटी क्या होगी, वी नॉट से कम हो रही होगी, ये ए की वेलोसिटी और ये वीसी हो जाएगी। ये ए की कंडीशन है और ये बी की कंडीशन है। कैसे समझाया जाए? आपने मैकेनिक्स में ऐसे क्वेश्चंस किया है कि नहीं भाई? बताना चाहिए था। तो यहां पर आ गए आप, ठीक है। अब आप बताइए, स्प्रिंग ब्लॉक में भी तो यही करते थे। तो ये जो सिचुएशन इस समय होगा, ये डिस्टेंस, ये बच्चों आपकी क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा, क्योंकि इसके बाद ये सेपरेशन चेंज नहीं होगा। सेपरेशन चेंज होने के लिए इनमें रिलेटिव वेलोसिटी का होना जरूरी है। जब दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव करेंगे तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। जब दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो ये अपना कांस्टेंट रहेगा, ये अपना कांस्टेंट रहेगा। तो फाइनली यहाँ पे जो भी डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम क्लोजेस्ट डिस्टेंस बोलेंगे, क्योंकि फर्दर ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो सकता। चलिए, अब आपको करना है क्या, आपने कंडीशन, फिजिक्स हो गया, फिजिक्स इतना ही होता है। आपको फिजिक्स आपने सोच लिया, अब मैथ्स है। आपको सीधे सीधे बताना है कि ये इनिशियल पोजीशन है, एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं और इसको फाइनल मानते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहले तो वीसी निकालने का चैलेंज है। वीसी निकल जाएगा किससे, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से। कल बताया था, जब दोनों को आप एक सिस्टम लेंगे और ये ग्राउंड आपका स्मूथ होना चाहिए जिससे कि एक्सटर्नल फोर्स ना हो, तो व्हेन वी आर टेकिंग दिस होल एज ए सिस्टम देन देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, सो वी कैन से लीनियर मोमेंटम। तो ये हो जाएगा इनिशियल एम वी नॉट, और फाइनली दोनों वीसी से मूव कर रहे हैं तो एम वी सी एम प्लस 2m वी सी। बोलो भाई, तो कॉमन वेलोसिटी अपने पास आ जाएगी वी नॉट बाई 3। लेकिन आपको कॉमन वेलोसिटी नहीं पूछी गई थी, आपसे पूछा गया था क्लोजेस्ट डिस्टेंस। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस के लिए हम एक इक्वेशन और लिख सकते हैं, वो है अपना एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन बताइए, कल आपने पढ़ा कि दो चार्जेस के बीच की पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है k q1 q2 बाई आर। यहाँ पर अपनी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, देखिए इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है और सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, k q1 q, मतलब दोनों के चार्जेस सेम है, तो ui प्लस uf इक्वल टू kei प्लस k, ui प्लस kei इज इक्वल टू uf प्लस kef, यही लिखेंगे। ui बच्चों कितना है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन है d, तो k q इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर अपॉन डी, प्लस काइनेटिक एनर्जी एक के पास है हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू u फाइनल में k क्यू स्क्वायर अपॉन में r हो जाएगा। ये r यही क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, दिस इज योर क्लोजेस्ट डिस्टेंस।
ठीक है, तो दिस अपॉन में के फाइनल हो जाएगा हाफ 3m VC स्क्वायर, हाफ 3m VC स्क्वायर, बताइएगा। ठीक है, अब याद आ रहा है तुम्हें स्प्रिंग में किया था। यहाँ पे VC की वैल्यू V0/3 पुट कर देंगे, केवल अननोन R रहेगा, फटाफट कैलकुलेट करके बता दीजिए। ठीक है, VC की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे और आपको केवल R रहेगा, तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप R निकाल लेंगे, यहाँ से R अप्रोच जान लीजिए, बाकी आपको वैल्यू, ये VC की वैल्यू बस आपको पुट करनी है, VC की वैल्यू पुट कर देनी है, इसको इधर लेके आ जाना है और वहाँ से फिर आप R सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। अभी तक मैंने जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस के केसेस लिए हैं उसमें लाइन ऑफ एक्शन सेम है, दोनों चार्ज पार्टिकल जो है लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन को फिर से चेंज कर दूं और मैं आपको बोलूं कि यहां पर एक चार्ज पार्टिकल है, यहां पे एक चार्ज पार्टिकल है, और एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है जो ये जहां पर रखा हुआ है, ये जहां पर रखा हुआ है, इसके लाइन ज्वाइनिंग से d डिस्टेंस पे फेंका गया, d डिस्टेंस से फेंका जा रहा है। तो मान लो यहां पर एक चार्ज पार्टिकल और है, और इसको हम फेंक रहे हैं V0 या U से, इसको हम U से मान लो फेंक रहे हैं हॉरिजेंटली, इसको U से हम हॉरिजेंटली फेंक रहे हैं, इसका मास m है और इस पे चार्ज जो है Q का है, पॉजिटिव Q प्लस Q है। और इस पे चार्ज है प्लस कैपिटल Q। ठीक है, और ये फिक्स है, इसको कैसे भी फिक्स करके रखा गया है, ये मूव नहीं कर रहा है, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है अपना। ठीक है, और यहाँ से फेंका गया है। ये जो डिस्टेंस आपको दी जा रही है, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको d दी जा रही है, ये डिस्टेंस आपको d दी जा रही है ना, इस डिस्टेंस से आपने फेंका है। क्लियर है? और ये डिस्टेंस आपको कैपिटल D हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपको कैपिटल D हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसमें क्लोजेस्ट डिस्टेंस बताना है, थोड़ा सोचिएगा कि इसमें क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है क्लोजेस्ट डिस्टेंस, ये मैंने एक बार आपको जब मैकेनिक्स रिवाइज, मतलब मैकेनिक्स से कुछ क्वेश्चन कराया था तो भी इक्वेशन लिखना सिखाया था, इसको मैंने कैपिटल D ले लिया है, इसको मैंने कैपिटल D ले लिया है। ठीक है, इसको मैंने कैपिटल D ले लिया हुआ है। तो अब मुझे बता सकते हो कि ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, इक्वेशन तो लिख ही सकते हो। यहां से पहले ये देखो कि इस पे जो फोर्स लगेगा, कूलॉम्बिक फोर्स तो हमेशा ऐसा लगता है लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग, ये तो दिख रहा है। जब लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग लगेगा तो इस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा ऐसा लगेगा। इसके दो कंपोनेंट होंगे, बात समझ में आती है, एक Ex होगा और एक Ey। आप ट्रेजेक्ट्री पहले डिसाइड कर रहे हो। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो ये E होगा F ऑन Q ड्यू टू कैपिटल Q, उसका ये x कंपोनेंट होगा, इसका y। ठीक है, तो इसको इधर रिटार्डेशन मिलेगा, इधर उसको एक Ax मिलेगा और इधर इसको Ay मिलेगा। Ax से इसका रिटार्डेशन होगा और Ay से एक्सेलरेट करेगा। तो फाइनल ट्रेजेक्ट्री सबको क्लियर है कि फाइनल ट्रेजेक्ट्री इसकी क्या होगी। तो फाइनल ट्रेजेक्ट्री इसकी कुछ ऐसे होगी, मानते हैं ऐसी ट्रेजेक्ट्री होगी, ये इस ट्रेजेक्ट्री में जाएगा। ये सबको क्लियर है, ये इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है, अब आपको बताना है जब स्टॉप हो जाएगा, भाई साहब कृष्णा जी बता रहे हैं कि जब स्टॉप हो जाएगा तभी जो है वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगा। इनको बस यही समझ में आता है। यहाँ कहाँ स्टॉप हो जाएगा मेरे भाई, कहाँ से आए हो यार, मतलब पता नहीं। तो यहाँ पर अपने पास ये U है, तो मैंने क्या बताया था
कि जब ये इधर से जा रहा होगा तो आप देख रहे हो कि बहुत सारी लाइंस होंगी। क्लोजेस्ट डिस्टेंस कब बोलोगे? क्लोजेस्ट डिस्टेंस बोलोगे जब इसकी नेट वेलोसिटी, इसके पास Vx किसी अलग टाइम में यहां पर होगे तो इसके पास Vx भी होगा, है ना, यहाँ पे Vx भी होगा और Vy भी होगा, और नेट वेलोसिटी आपकी जो है ऐसी होगी, नेट वेलोसिटी इस पे ऐसी होगी। बोलो भाई। और तो आप बता सकते हो कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस में, क्लोजेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? क्लोजेस्ट डिस्टेंस का मतलब हुआ कि जो ये नेट वेलोसिटी है इसका एक कंपोनेंट इसकी तरफ मिल रहा है, लेकिन जब पूरी की पूरी, आप देखो यहाँ पे अगर हम एक बात करें कि यहाँ पर एक टाइम आएगा जब पूरी की पूरी इसकी वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो जाए, किसके? इस चार्ज के लाइन ज्वाइनिंग से, ये सब बताया था, इस चार्ज के लाइन ज्वाइनिंग से परपेंडिकुलर हो जाए, तो क्या बच्चों हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये वो सिचुएशन होगा, ये वो सिचुएशन होगा जहां पर हम बोल सकते हैं कि ये जो पूरी नेट वेलोसिटी है, ये पूरी जो नेट वेलोसिटी है, ये वी नेट जो है इसका, अब ये अब इसके परपेंडिकुलर हो जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके बाद तो ये दूर ही जाएगा, है ना, इसके बाद ये दूर ही जाएगा, क्योंकि इसका कोई भी कंपोनेंट अब इधर नहीं आएगा। अभी तक देखिए जनरल वाला, देखिए कि यहां पर ये जनरल कुछ वी डैश है मान लीजिए, तो इस वी डैश का इसका एक कंपोनेंट Vx भी होगा, या इस लाइन ज्वाइनिंग, इससे बेटर है कि आप ऐसे देख सकते हो कि इसको जब ज्वाइन करोगे तो एक लाइन ज्वाइनिंग, इसको ऐसे समझो तो और बेटर समझ में आएगा। कि अगर आप किसी जनरल की बात कर रहे हो तो ये किसी एंगल पे होगा, किसी एंगल पे होगा, तो इसका कोई ना कोई कंपोनेंट V1 डैश इधर होगा और इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी होगा, ऐसे बोल सकते हो। नेट का, नेट जो वेलोसिटी है, तो ये जो नेट वेलोसिटी आपको यहां पे दिख रही है, इसका ये जो V डैश है, इसका एक कंपोनेंट इस चार्ज के अलोंग जा रहा है, जो इसको पास लेके जा रहा है अभी, है ना, इसका एक कंपोनेंट है जो इधर लेके जा रहा है इसको, और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर है। लेकिन जब आप इस सिचुएशन में आओगे, जब आप इस सिचुएशन में आओगे जहां पे पूरी की पूरी नेट वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर होगी, तो अब कोई कंपोनेंट नहीं होगा, तो हम बोलेंगे दिस इज द फाइनल सिचुएशन वेयर वी कैन हैव क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। तो ये बच्चों यहां पर हम इसे R ले लें अगर, तो दिस इज आवर क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। अभी मैंने ये D दिया था, देखते हैं इस D की जरूरत पड़ेगी क्या, मुझे नहीं लगता पड़ेगी, ठीक है। और ये मैं दे रहा हूं आपको कि थोड़ा सा मैं आपको एक इसको और थोड़ा इजी कर रहा हूं, इसको वेरी लॉन्ग, D इज मच मच ग्रेटर है, मैं इसको थोड़ा सा और मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन आए उसके लिए थोड़ा सा इजी कर रहा हूं, इसको हटा रहा हूं, ठीक है। इट इज थ्रोन हॉरिजेंटली, चार्ज जो है, यहां मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, इससे आप थोड़ा सा राहत महसूस करोगे कि चार्ज Q थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझे आप, मैंने ये लाइन लिख दी तो जरा कमेंट करके बताओ कि इससे आपने क्या समझा, कि इफ दिस चार्ज इज थ्रोन फ्रॉम ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, ये वेरी लार्ज है, ये जो सिचुएशन है ये वेरी लार्ज है, लेकिन इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है, मतलब ये कितनी डिस्टेंस पे है, D, ये बहुत लार्ज डिस्टेंस से थ्रो किया गया है। क्या समझा आपने, इस वर्ड्स का फायदा क्या उठाएंगे, कोई बताएगा? पहले तो ये सबको समझ में आ रहा होगा कि सर इसमें हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात करेंगे, क्योंकि Fe जो है हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग लगेगा, तो जो चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है इसके रिस्पेक्ट में जो पॉइंट होगा उसके रिस्पेक्ट में हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात कर सकते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया।
पोटेंशियल जीरो होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगा। बिल्कुल। कैसे, देखिए सॉल्यूशन देखिए। पहले तो ये सबको समझ में आ रहा है कि हम लोग एएमसी कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अबाउट प्लस क्यू चार्ज। जहां पे ये प्लस क्यू चार्ज रखा है उसके अबाउट इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। ग्रेविटी नहीं है, ठीक है, तो केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, नो ग्रेविटी, ग्रेविटी नेग्लेक्टेड है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ऐसे सोच सकते हो। तो ग्रेविटी नहीं है तो आप ये बोल सकते हो या किसी स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है तो यहाँ पे ये बोल सकते हो कि एएमसी कंजर्व कर सकते हो, क्योंकि जो भी एफई लगेगा वो सारा एफई यहीं से पास होगा, वो हमेशा लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग होता है, ठीक है। तो आप इसमें कंजर्वेशन करेंगे तो Li इज इक्वल टू LF सिस्टम का, ये वेरी लार्ज डिस्टेंस पर है, ठीक है। यहाँ से आपने इसको हॉरिजेंटली फेंका तो इस चार्ज का जो लाइन ऑफ एक्शन है ऐसे जा रहा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो मैं ऑलरेडी दिया जा रहा है, तो आप सीधे सीधे बोल सकते थे MUD इक्वल टू फाइनली ये तो अपना रेस्ट पर ही है। यहां पर आओगे तो फिर से आपको क्या दिख रहा है MVR, तो MVR, तो यहां पे हमें एक इक्वेशन मिलती है बच्चों, UD इज इक्वल टू VR, ठीक है, एक इक्वेशन मिलता है UD इज इक्वल टू VR, हमें निकालना है R, हमें निकालना है R, और हमारे पास V भी है, दो अननोन है, तो फिर आप एनर्जी कंजर्वेशन सोचोगे, तो एनर्जी कंजर्वेशन हमारी दूसरी इक्वेशन होगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन जब आप करोगे तो आपको क्या दिख रहा है, इस एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा है, इसका फायदा उठाने जा रहे हैं। देखिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं मैंने पूरा डेराइव कराया है, फॉर्मूले को रटिए मत, केवल आप मुझे बताइए कि ये इन्फिनिटी पे है, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये जो है एक तरीके से प्लस क्यू चार्ज इन्फिनिटी पे है, तो हम कैसे लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, इसके वजह से इस पे पोटेंशियल लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं वो लिखेंगे, इसका पोटेंशियल यहाँ पर V ड्यू टू Q और इनटू Q, यही तो लिखते हैं। आप दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कल पढ़े थे, तो R डिस्टेंस पे कैसे आया था, ये कैसे आया था, पहले आप इसके वजह से यहां पर पोटेंशियल लिखते हैं। पोटेंशियल क्या है, V ड्यू टू Q1 क्या है, वो है K Q1 बाई R, और ये इसके पोटेंशियल में Q2 पड़ा है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन Q2, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन Q2 दैट इज पोटेंशियल ऑफ Q1, यही तो होगा भाई। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, K Q1 बाई R, तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट आपको मिल जाता था फॉर्मूला K Q1 Q2 बाई R। तो कोई भी चीज़ ब्लाइंडली रटिए मत, क्योंकि आगे आपको हो सकता है वो चीज़ को समझ के लिखना पड़े। तो पोटेंशियल एनर्जी मैंने डिराइव कराया था, एक चार्ज को मूव कराया था, उसके दूसरे के फील्ड में उस पे वर्क हुआ था, तो जिसके फील्ड में वर्क हो रहा है उसका पोटेंशियल लिखना है, और जिस पे वर्क हो रहा है उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देने का है, तो यही चीज़ आई थी। तो शायद सभी बच्चों को समझ में आ गया कि अगर ये वेरी लार्ज है तो इसका पोटेंशियल यहाँ पर जीरो है, तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखी जाएगी, कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं लिखी जाएगी क्योंकि वेरी लार्ज है, इन्फिनिटी है। तो इसके इस चार्ज का यहाँ पे पोटेंशियल इन्फिनिटी है, मतलब जीरो है। आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे V ड्यू टू प्लस Q जीरो है, वेरी लार्ज है। तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी, तो एनर्जी पे आप क्या लिखेंगे, UI प्लस KEI इक्वल टू UF प्लस KEF। तो UI बच्चों यहां पर जीरो हो जाएगा, KEI केवल इसका होगा हाफ MU स्क्वायर। U फाइनल में आइए, यहां पर आइए, तो यहां पर अब आप कैसे लिखेंगे, फॉर्मूला सबको रटा हुआ है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, या फिर आपको लॉजिक के साथ लिखना चाह रहे हैं तो पहले यहां से यहां का पोटेंशियल, इसके चार्ज इसके फील्ड में ये मूव कर रहा है, तो इस चार्ज का यहां पर पोटेंशियल कितना, KQ अपॉन में R, और जिस चार्ज ये जो चार्ज मूव कर रहा है उससे मल्टीप्लाई, तो वही चीज आ जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, K कैपिटल Q इंटू Q बाई R,
प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ, यहाँ से आप v को r के फॉर्म में ला सकते हो, यू डी बाई में r इज इक्वल टू वी, और इसको लाकर यहाँ पुट कर सकते हो, यू विल गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाकी का काम आपका है, क्योंकि अब कैलकुलेशन आपको एक साल हो चुका पढ़ते पढ़ते, कैलकुलेशन आपको अब खुद से करनी है, नहीं करेंगे तो आपको बहुत घाटा होगा इस चीज़ का। इक्वल टू के कैपिटल Q इंटू क्यू बाई आर और प्लस m बाई टू, वी की वैल्यू रख रहा हूं, वो है u स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, यू स्क्वायर डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक बनेगा, ये अपना जो है क्वाड्रेटिक, ये तो सॉल्व कर लोगे। अरे क्वाड्रेटिक तो सॉल्व कर लोगे मेरे भाई, क्वाड्रेटिक तो 10th क्लास से पढ़ रहे हो। ये जो क्वाड्रेटिक बन रहा है इसको सॉल्व तो कर ही लोगे, बताइए, इसको सॉल्व कर लेंगे सभी लोग। क्वाड्रेटिक को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, क्वाड्रेटिक आपका सॉल्व हो जाएगा। एम यू स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2r स्क्वायर, एलसीएम ले लिया तो यहाँ हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू आर प्लस एम यू स्क्वायर डी स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, ये कर सकते हैं आप लोग, एम यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस के क्यू इंटू आर माइनस एम यू स्क्वायर डी स्क्वायर। अब इसके रूट्स तो लिख सकते हो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसके रूट्स तो लिख ही सकते हो, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। थोड़ा बता दीजिए कुछ गलती है तो। सर 2r, कहाँ पे 2r भाई, कहाँ पे 2r की बात कर रहे हैं आप? ये था आपका रिजल्ट, यहाँ पे मैंने v की वैल्यू जो है यू डी बाई आर रख दी यहाँ पे। जब मैं यू डी बाई आर रखूँगा तो यू स्क्वायर डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बाई 2 ही तो हो जाएगा। तो हमें तो लगता है सब सही है। फिर मैंने इसका एलसीएम लिया है, ऊपर 2 का फैक्टर भी होगा एलसीएम के। अच्छा एलसीएम में रुको देखते हैं, अच्छा हाँ यहाँ कह रहे हो ना, बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ पे 2r होगा, एक 2b होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो यहाँ पे 2kq इंटू क्यू होगा, 2kq इंटू क्यू होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ठीक है भाई, देख लो एक बार, अब देख लो सही है क्या। अब बच्चों इसमें आप रूट्स निकाल लो, रूट जो आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, पॉजिटिव रूट ही लेना पड़ेगा, 4k स्क्वायर क्यू स्क्वायर स्मॉल बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस 4ac एम यू स्क्वायर डी स्क्वायर इंटू एम यू स्क्वायर अपॉन में 2a, ये आ जाएगा। ठीक है, तो r जो आपके पास आ रहा है 2k q इंटू क्यू, यहां पर देखिए कि 4m स्क्वायर यू की पावर 4d स्क्वायर, ये जो होगा 4k स्क्वायर क्यू स्क्वायर स्मॉल क्यू स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर, है ना, 4m स्क्वायर u की पावर 4d स्क्वायर अपॉन 2m u स्क्वायर। इसमें पॉजिटिव वैल्यू देख लीजिएगा, जो पॉजिटिव आएगा r की वैल्यू वो आपको लेना पड़ेगा, ये आ जाएगा। क्लियर है? आप देखिएगा
तो फाइनली आपको यहाँ से वैल्यू दी जाएगी। मैंने जनरल कर दिया तो आपको इतना बड़ा दिख रहा है, आपको वैल्यू दी जाएगी तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इसमें से जो आपको पॉजिटिव दिखेगा आप इसको अंदर ले जाके इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, पॉजिटिव वाला रूट आप ले लेंगे। 2 बाहर निकल के कट रहा है, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई होता हुआ और नज़र आ रहा है। आप यहाँ से 2 हटा सकते हैं बिल्कुल, तो ये हो जाएगा के क्यू इंटू क्यू प्लस माइनस अंडर रूट के स्क्वायर क्यू स्क्वायर स्मॉल क्यू स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर यू की पावर 4 डी स्क्वायर अपॉन में एम यू स्क्वायर। क्लियर है? चलिए, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आपने इस टाइप के क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशन बिटवीन, हमने फील्ड और पोटेंशियल देखा था। अब ये देखिए कि अगर आपको फील्ड दिया है, आपने इसको पढ़ा कल, V इक्वल टू माइनस इंटीग्रल E डॉट डी आर फ्रॉम RI टू RF, और ये हो जाएगा फ्रॉम VI टू VF, ये पढ़ा आपने कल। अब इससे आप क्या क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हो बच्चों? आप इससे, मैंने बस इसमें एक केस कराया था कि इसमें ये ध्यान रखिएगा कि E और DR एंटी पैरेलल होंगे तभी EDR लीजिएगा, हर जगह पे नहीं लीजिएगा भाई, दोनों अलग अलग वेक्टर होंगे फिर तो। इसमें आप एक चीज देख पा रहे हो कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का ग्राफ दिया जाए, आप इससे एक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि बच्चों अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R का ग्राफ दिया जाए, इस एक्सप्रेशन से आप क्या क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, कई जगह पे यूज करेंगे आप। तो आप इससे क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हैं, थोड़ा आप लोग बताइए क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। कि अगर आपके पास कोई भी ग्राफ दिया हो, है ना, E वर्सेस R का, E वर्सेस R का कोई भी ग्राफ दिया हो, ठीक है, तो इस ग्राफ से क्या इस ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होगा बच्चों, इस ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होगा, इससे आपको क्या मिलेगा? डेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग तो सबको पता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग सबको पता है। तो एरिया अंडर E वर्सेस R ग्राफ, वो E वर्सेस X हो सकता है, E वर्सेस Y हो सकता है, E वर्सेस R हो सकता है, R मतलब जनरल पोजीशन वेक्टर। तो इसके लिए आप बता सकते हो कि इसके एरिया से हमें क्या मिल रहा है? चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। बट यहाँ बहुत ज़्यादा गलती हो जाती है बच्चों से, ऐसे क्वेश्चन में खूब गलती करते हैं क्योंकि वो साइन भूल जाते हैं। आप मुझे बताओ कि इसके एरिया से, ये एरिया अंडर द कर्व है और यहाँ चेंज है, तो आप बोल सकते हो कि डेल्टा V, यहाँ से हमें ये मिलेगा माइनस डेल्टा V। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एरिया अंडर E वर्सेस R कर्व, ये आपको देगा माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, दैट इज माइनस ऑफ V फाइनल माइनस V इनिशियल, ये देगा। ये माइनस बच्चे छोड़ देते हैं। अब देखिए अगर एरिया नेगेटिव हो जाए, अगर एरिया नेगेटिव हो जाए, ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं जो चेंज इन पोटेंशियल है वो माइनस टाइम्स ऑफ एरिया होगा, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, वो माइनस टाइम्स ऑफ एरिया अंडर E वर्सेस R कर्व, ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। तो अगर आप देखो कि एरिया अंडर द कर्व पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ? एरिया अंडर द कर्व अगर पॉजिटिव है तो V फाइनल माइनस V इनिशियल ओवरऑल नेगेटिव होगा, मतलब फाइनल पोटेंशियल इनिशियल से कम होगा। और अगर एरिया अंडर द कर्व आपका नेगेटिव है, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको लोग ध्यान नहीं देंगे और गलत करेंगे। तो यहां पर आपको देखना है कि इफ एरिया अंडर कर्व
मान लें आपने सॉल्व किया, वो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि v फाइनल माइनस v इनिशियल ये अपना नेगेटिव है, लेस देन 0 है, यही ना। मतलब v फाइनल जो है लेस देन v इनिशियल है, मतलब पोटेंशियल का क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। अब पोटेंशियल का जब ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब वर्क डन बाय सिस्टम हो रहा है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। अगर यही चीज आप ऐसे देख सकते हो कि इफ एरिया अंडर कर्व वो आपका नेगेटिव हो जाए, डाउनवर्ड हो जाए, है ना, नीचे हो, तो अब आप क्या बोल सकते हो कि जो डेल्टा वी होगा वो पॉजिटिव होगा, है ना। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इसका मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल ग्रेटर देन 0 होगा, दैट इज v फाइनल इज ग्रेटर देन v इनिशियल होगा। तो बस आपको मैंने डिस्कस इसलिए किया क्योंकि आप इसको ध्यान रखिए कि इसको भूले ना, इस साइन को मत भूले, माइनस जो डेफिनेशन का साइन है। हाउ एरिया विल बी नेगेटिव, यार कितने यार मतलब गजब हो भाई मेरे, एरिया नेगेटिव आपको नहीं पता कि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। आपने काइनेमेटिक्स में एरिया नेगेटिव नहीं किया है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव उसको रिफ्लेक्ट करके उसको पॉजिटिव, आप बता रहे हो एरिया नेगेटिव कैसे हो सकता है। कैसे लोग हो यार, मतलब आप लोग क्या पढ़ रहे हो मेरे भाई। इतना जो गैप मिला था उसमें आप लोगों ने मतलब बिल्कुल कुछ, मतलब जो भी पढ़ा है उसको बिल्कुल साफ कर दिया है, धुएं में उड़ा दे। चल पड़े हैं फिक्कर यारो धुएं में उड़ा के, है ना। तो अपने मेरे जो स्टूडेंट है वो जो है चल पड़े हैं फिक्कर यारो, मतलब कॉन्सेप्ट उड़ा के, 12th क्लास में चल पड़े हैं कॉन्सेप्ट उड़ा के। ऐसा मत करो मेरे भाई, इतनी मेहनत से पढ़े हो, सब गायब होता जा रहा है तुम लोगों के दिमाग से। मतलब मुझे समझ में आ रहा है भाई, मुझे समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, कि मैं पहले सोचता था पहली साल था तो मुझे लगता था 12th वाले बच्चे कहीं और, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे ऐसा कुछ स्पेशल नहीं दिखा रहे हैं कि भाई वो स्पेशल, उन्होंने कुछ 11th में पढ़ा है तो उनका IQ लेवल, थॉट प्रोसेस डेवलप हो गया है। ये बहुत मतलब मुझे ये चीज़ सीखने को मिला, मतलब वो एज इट इज़ है, चाहे बाहर हो चाहे अंदर हो, मुझे लगता है सब बराबर है। दूसरी चीज़ आप देख रहे हो बच्चों कि अगर मान लो, इसका मतलब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ x दिया जाए, आप यहाँ से क्या सीख रहे हो कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ x दिया जाए, y दिया जाए, r दिया जाए, तो आप वहाँ से पोटेंशियल निकाल सकते हैं, वहाँ से आप पोटेंशियल निकाल सकते हैं बच्चों। कैसे, देखो मान लो एक छोटा सा बेसिक एग्जांपल लें कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, वो आपके पास दिया हुआ है, मान लीजिए 2x i कैप प्लस 3y j कैप, मान लो ऐसा दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चों। 2x i कैप प्लस 3y j कैप ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड इफ ए चार्ज, if a charge q is equal to 2 माइक्रोकूलम, पॉजिटिव है दिख ही रहा है, 2 माइक्रोकूलम मूव फ्रॉम a इक्वल टू 1,2 टू b इक्वल टू, कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तुम्हें 3,4, ठीक है, in the above electric field, ठीक है। फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in moving the charge from A to B। A से B में ये जो फील्ड है, आपको एक जनरल फील्ड फंक्शन दिया है, ठीक है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये Q चार्ज को बच्चों मूव कराना है, ठीक है, Q चार्ज को आपको मूव कराना है, और जब Q चार्ज को मूव कराना है फ्रॉम A टू B इन द अबव इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड वर्क डन। तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, इन्होंने बोला एक्सटर्नल एजेंट का बताओ,
ठीक है, तो आप सबसे पहले वर्क की बात नहीं सोचेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल निकालेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे या चेंज इन पोटेंशियल। एक बच्चे ने आंसर भी दिया है, चलिए देखते हैं, बाकी बच्चे भी ट्राई करना चाहते हैं, थोड़ा सा ट्राई करिए, बाकी बच्चे भी ट्राई करना चाहते हैं क्या, ट्राई करिए। तो देखिए आप ऐसे क्वेश्चंस में क्या करोगे बच्चों, जैसे आप वर्क डन निकालते थे, आप याद करो वर्क पावर एनर्जी में कि अगर कोई फोर्स होता था तो आप टू डायमेंशनल, तो एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते थे dr, तो dr क्या लिखते थे, अगर टू डायमेंशनल है तो dxi कैप प्लस dyj कैप, उसी तरीके से थ्री डायमेंशनल होगा तो dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dz k कैप, ऐसे लिखते थे। आप देखो यहाँ पे फील्ड वेरी कर रही है, ये फील्ड का x कंपोनेंट है, ये फील्ड का y कंपोनेंट है, ये वेरिएबल है ना। तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हो कि व्हाट इज dv, सबसे पहले आप dv निकालोगे, dv निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे E डॉट डी आर, यही ना, पहले dv लिख लो, तो dv के लिए आप लिखते हो माइनस E डॉट डी आर, ठीक है। अब आपको E दिया हुआ है, E टू डायमेंशनल है, तो आप एक dr क्या लिखोगे, dxi कैप प्लस dyj कैप, यही तो लिखोगे। अगर ये थ्री डायमेंशनल होगा तो dz k कैप भी लेते। अब आप चेंज इन पोटेंशियल लिखने जा रहे हो, वो होगा 2xi कैप, कुछ नया नहीं है, वर्क डन जैसा है, क्योंकि वर्क डन एक्चुअली वर्क डन जैसा क्या है, वर्क डन ही तो हो रहा है। आप देखो ये जो चार्ज को आप मूव कराओगे तो इसकी फील्ड इस पे फोर्स लगाएगी और इसके फोर्स से वर्क होगा, इसके वर्क से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज चेंज इन पोटेंशियल आएगा। तो सबसे पहले हम उल्टा कर रहे हैं, हम चेंज इन पोटेंशियल निकाल रहे हैं इस फॉर्मूले से पहले, तो वो क्या हो जाएगा, dxi कैप प्लस dyj कैप, दिख रहा है सभी को, ये माइनस छूट रहा है, माइनस ना छूटे भाई, डेफिनेशन का माइनस है, ये dv हो जाएगा। तो dv कितना आ रहा है, डॉट प्रोडक्ट ले लो, माइनस 2x dx, ठीक है, माइनस पूरे में है ये तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, माइनस 3y dy। अब आप देखो कि आपको इसको इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ, x की लिमिट देखो कहाँ से कहाँ तक है, x की लिमिट 1 से 3 है, y की लिमिट है 2 से 4, तो आप यहाँ पे x की लिमिट दो 1 से 3, ऐसा आपने वर्क पावर में किया हुआ है, और y की लिमिट हो जाएगी 2 से 4, और ये जो पोटेंशियल हो जाएगा ये a हो जाएगा, ये va हो जाएगा, आपने a के कोऑर्डिनेट्स रखे हैं, और ये हो जाएगा vb, चेंज इन पोटेंशियल निकाल रहे हैं आप, है ना, चेंज इन पोटेंशियल आपको मिल जाएगा। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या मिला बच्चों, vb माइनस va, चेंज इन पोटेंशियल मिलता है माइनस 2x स्क्वायर बाई 3, 1 से 3, माइनस 3y स्क्वायर बाई 2, 2 से 3, तो ध्यान से कर लीजिए, ये 9 माइनस 1 8 होगा, है ना, 9 माइनस 1 8 16, तो माइनस 16 बाई 3, माइनस ये हो जाएगा 9 माइनस 4 दैट इज 5, तो 15 बाई 2, कैलकुलेशन बताइएगा, 9 माइनस 4 इज बेसिकली योर 5, तो 5 इंटू दिस, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बाहर ही ले लो, 32 प्लस 45, तो फाइनली आ रहा है ये कितना, माइनस 77, मैंने वैल्यू ऐसे ही ले लिया था, ये आ रहा है वोल्ट, चेक करिएगा, रॉन्ग है, अच्छा ये तो मैंने लिखा ही नहीं, ठीक है, यहाँ भी 2 होगा, इंटीग्रेशन सही नहीं किया था,
एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पे वाई स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना, यही था ना, हाँ ठीक है, ये 2 कैंसिल होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा -1/3 और ये हो जाएगा 9 -1 8 और -3/4, ये तो वही रहेगा, 9 - 4 15, 9 - 1 9 - 4 दैट इज 9 - 1 इज 4, तो ये पूरा लिख रहा हूँ मैं 5, तो 15/4 और ये -8/3 हो जाएगा, -8/3 वैल्यू ऐसे ही ले लिया था, तो ये 12 हो जाएगा, 32 + 45। तो यहाँ से देख लो क्या आ रहा है, -77/12 आ रहा है। अब जरा बताना भाई, अब सही है क्या, बताइएगा। लिमिट भी रॉन्ग है क्या? लिमिट क्यों रॉन्ग है भाई? y कोऑर्डिनेट 2 से 4 है, तो y कोऑर्डिनेट 2 से 4, अच्छा यहाँ पे, अरे यार ये बाद में क्यों बताते हो यार, पहले बता देते। यहाँ पे ना लिमिट रॉन्ग है, ठीक है, तो 3/4 ये हो जाएगा 16 - 4, 16 - 4 हो जाएगा, कर लो यार इसको, बता दो, आंसर बता दो। तो -3/4 ये हो जाएगा 16 - 4, तो 16 - 4 तो -8/3 -16 - 4 12, ये 9 हो जाएगा, है ना, ये 12 होगा और 4 3 जा 9, तो 27, तो फाइनली ये आ रहा है क्या, 27 और 35/3 वोल्ट। अब बताइएगा भाई, अब तो सही है, इंटीग्रेशन भी रॉन्ग है, क्या हो रहा है भाई, क्या रॉन्ग आ रहा है? टू 2 बार लिख दिया है क्या यहाँ पे? क्या आ रहा है फाइनली, आंसर बताइए। -26, हाँ ठीक है। सही है आप लोग का आंसर, -26 वोल्ट आएगा। कभी कभी दिमाग हैंग हो जाता है। अभी भी बच्चों का आंसर 52-20 आ रहा है, 20-52 आ रहा है। अब तो कंफर्म कर दीजिए, सही है, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका चेंज इन पोटेंशियल। अब आपसे चेंज इन पोटेंशियल नहीं पूछा है, आपसे चेंज इन पोटेंशियल भी पूछ सकता था, वर्क डन निकालना है, तो आगे बढ़ेंगे। वर्क के लिए एक्सटर्नल एजेंट, पहले चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे, डेल्टा यू मतलब यू बी माइनस यू ए, है ना, अपॉन इक्वल टू क्या होगा बच्चों, क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए। तो आगे बढ़ गए, तो Q हमारे पास देखिएगा, अब एक बात और सुनिए,
अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लिखेंगे। मैंने कहा है कि चार्ज को साइन के साथ पुट करना है, और किसके रिस्पेक्ट में? चार्ज को साइन के साथ पुट करना है फॉर पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ आपने लिखा क्यू वी बी माइनस वी ए। अब क्यू जो होगा वो अपना दिया हुआ है कितना, 2 माइक्रोकुलम, तो -2 इंटू, और वी बी जो आया है विथ साइन लिखेंगे 26 इंटू 10⁻⁻6 कुलम, या ठीक है, या माइक्रो जूल में आप रहने दे सकते हैं, ये आ जाएगा, ठीक है, जूल। तो ये अपने पास फाइनली आएगा 52। आप लोग शायद ये बता रहे थे पूरा, तो -52 माइक्रो जूल ऐसे लिख सकते हैं। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों। अब यहां भी बच्चा यहां तक करके भी गलती हो जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर अपने पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, याद करो बताया था, अगर एक्सटर्नल एजेंट का वर्क पूछेगा तो वही होगा जो चेंज इन पोटेंशियल है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, मतलब -52 माइक्रोजूल एज इट इज। इसका मतलब आप देख रहे हैं कि एक्चुअली एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क नहीं किया होगा, वर्क किसने किया होगा? वर्क एक्सटर्नल एजेंट का नेगेटिव आ रहा है, मतलब एक्सटर्नल एजेंट ने वर्क नहीं किया होगा, इसको सिस्टम फोर्स ने खुद वर्क किया होगा। डब्ल्यू सिस्टम अगर आपसे पूछे, अगर आपसे डब्ल्यू सिस्टम पूछेगा तो आप डब्ल्यू सिस्टम बता सकते हैं क्या होगा, क्योंकि बहुत बच्चे ये सब करने के बाद आंसर गलत टिक हो जाता है अगर वर्क पूछता है तो, क्योंकि वो इसका ध्यान नहीं रखते साइन का, सब कुछ आता है उनको, उसके बाद भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं पूछता कि डब्ल्यू सिस्टम अगर पूछ लेता तो होगा -ΔU, याद है, तो माइनस और -52, तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है माइक्रोजूल। तो सिस्टम का वर्क पॉजिटिव होगा, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क नेगेटिव होगा। तो ध्यान रहने वाली बात है, हाँ चार्ज पॉजिटिव है। अब अगर चार्ज नेगेटिव होता तो उल्टा हो जाता, यहाँ पे Q नेगेटिव होता तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता, पोटेंशियल एनर्जी जो अपनी है वो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है भाई। केशव क्या नाम है आपका? अब ये फालतू यार कमेंट मत करिए, ठीक है। आपने आज ज्वाइन किया है, 365 दिन लोग ज्वाइन करते रहेंगे, उसका मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। वो आपने सोच के ही ज्वाइन किया होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको नहीं पढ़ा है तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी से पढ़िएगा, तब तक आप बैकलॉग कंप्लीट कर लीजिए, यही हो सकता है। मैंने अभी जो बच्चे ज्वाइन किए थे उनको मैंने 3 दिन अपना लॉस करके रिवीजन भी कराया, ठीक है। तो ये रोज रोज लोग ज्वाइन करेंगे उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। तो यहाँ पे +52 माइक्रोजूल, अगर आपको इलेक्ट्रो कुछ नहीं आता तो आपको फिर यहाँ पे क्लास नहीं करना चाहिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी से करना चाहिए। उसके पहले ये बैकलॉग कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये हर जगह पे होगा। कैपेसिटर, उसको कैपेसिटर भी समझ में नहीं आएगा अगर आप इलेक्ट्रो नहीं जानते, तो कैपेसिटर भी समझ में नहीं आएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी बहुत वो भी नहीं समझ में आएगी, लेकिन कैपेसिटर तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं होगा भाई वैभव की केवल वर्क डन पूछा जाएगा, है ना, चेंज इन पोटेंशियल पूछा जा सकता है, ठीक है भाई। कब तक करूं क्या, जितना जल्दी हो सके कर लीजिए, ठीक है, जितना जल्दी हो सके। आपको जल्दी करना है बहुत, मतलब एक रिकैप लेना है तो मैंने 3 रिवीजन लेक्चर्स दिए हैं, उसको देख सकते हैं। हालांकि उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आपको पूरा कर लेना चाहिए। आप एटलीस्ट थ्योरी वाले लेक्चर्स कर लीजिए, है ना, बाकी न्यूमेरिकल वाले लेक्चर्स जो इधर उधर के हैं उसको स्किप मार कर सकते हैं। ये रोज का ज्ञान मैं नहीं दे पाऊंगा भाई। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल ये आपने निकाला, तो आपने देखा कि किस तरीके से आपने जो है ये निकाला है कि भाई पोटेंशियल। और अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो, मान लीजिए मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहा हूँ एक ऐसा AI कैप प्लस BJ कैप। अब आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कांस्टेंट है, AI कैप प्लस BJ कैप। अगर वेरिएबल है तो जो मेथड बताया वो वही है, अगर आपके पास कांस्टेंट है, ठीक है, AI कैप प्लस BJ कैप, और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। स्लोप कांस्टेंट होगा, दिख ही रहा है, स्लोप कितना होगा B/A,
ए और बी कुछ वैल्यू होंगी, मैंने जनरल ले लिया है ए बाई बी। तो ऐसे फील्ड में आपसे पोटेंशियल पूछा जा सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जा सकता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसमें आपको पॉइंट दिया कि यहां पर पॉइंट है 0,0,1 और यहां पे पॉइंट है कुछ 2,0,0। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट है अपना ओरिजिन है, ये ए है, ये बी है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, वी बी माइनस वी ए। ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ वी ए माइनस वी बी क्या होगा या वी बी माइनस वी ए क्या होगा। यह आपसे ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक तो सीधा रास्ता है भाई, कांस्टेंट हो तो उससे क्या ही करना है। ठीक है, एक तो सीधा रास्ता है कि जो मैंने तुम्हें बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड 2 डायमेंशनल है। अभी भी देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी कैसी है बच्चों, 2 डायमेंशनल है। ठीक है, तो ये ई वर्सेस आर का ग्राफ है एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, या नहीं सॉरी, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ई तो ये है, ये वाई एक्स है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये बात आप देख पा रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बट 2 डायमेंशनल है। तो एक रास्ता ये है कि हमें ए से बी वाला निकालना है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, वी ए माइनस वी बी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे भी एक, जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है वो डी आर वैक्टर ले ले, डी एक्स आई कैप जैसे अभी किया है, डी वाई जे कैप, जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। फिर डी वी क्या करेगा, माइनस ई डॉट डी आर कर देगा, वो माइनस ए डी एक्स प्लस बी डी वाई, यही तो आ जाएगा भाई। केवल y और x इंटीग्रेट होगा यहाँ पे केवल y और x इंटीग्रेट होगा केवल। तो a और y और x को इंटीग्रेट कर दीजिए। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्या कर सकते हैं बच्चों, x कोऑर्डिनेट को देखिए पहले, x कोऑर्डिनेट कितना है तुम्हारा। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको वी ए माइनस वी बी चाहिए, तो हमारा लोअर है वी बी, दिस इज इनिशियल, ध्यान दीजिएगा भाई, दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल। जब आप यहाँ पे पोजीशन वेक्टर बनाओगे कुछ, तो ये होगा ना वेक्टर, ये वेक्टर होगा, है ना, बी से ए चाहिए आपको, बी से ए चाहिए, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 0, बी से बी का कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, और y का कोऑर्डिनेट कितना है, 1 है, और फिर ये 0 है यहाँ पे फाइनल पे, और ये 2 है, दिख रहा है कि नहीं। और फिर ये जो 0,1 है वो इनिशियल है, तो वो हो जाएगा अपना VB और ये हो जाएगा VA। इस छोटी छोटी बात, इस ऐसे क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस आसान होते हैं बट अपना जो है पोजीशन वेक्टर ध्यान से देने का है। अरे यार लिख लो यार, इतना तो समझते ही हो मेरे भाई, में कौन सी बड़ी बात है। तो यहां पर आप यहां पे ये कर सकते हो। तो अब यहां से क्या हो जाएगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू माइनस 2A, है ना, देखिएगा 2A माइनस B, 2A माइनस B, तो VA माइनस VB जो होगा वो होगा B माइनस 2A वोल्ट, पोटेंशियल की यूनिट। ठीक है, तो अपने पास ये आप लिख सकते हैं, लिमिट रॉन्ग नहीं है भाई, ठीक है, 1000 चीज समझा रहा हूं। ये B है, ये VA माइनस VB चाहिए था, तो ये हमारा इनिशियल होगा, ये इनिशियल होगा और ये फाइनल होगा। ठीक है, लिमिट रॉन्ग नहीं है, ठीक है, आपको तब से वही समझा रहा हूं, आप वर्डिक्ट दे रहे हो रॉन्ग है। VB माइनस VA आपका ये इनिशियल है, तो पहले हम इनिशियल लिखेंगे, x 0 है, y 1 है, फाइनल में y 0 है और x 2 है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका क्या है कि हम ये क्यों करें इंटीग्रेशन, जब कोई चीज वेरी नहीं कर रहा है तो हम इंटीग्रेशन क्यों करें, आप बताओ, इंटीग्रेशन करना जरूरी था क्या, आप बताओगे मुझे, क्या मुझे इंटीग्रेशन करना जरूरी था क्या भाई,
जब इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे डोमेन में कांस्टेंट है तो हम सीधे यहां से पोजीशन वेक्टर ना निकाल लें क्या, बी से ए वाला आर बी ए डायरेक्ट लिख लें, कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा अपने पास 2i कैप, ये फाइनल है, ठीक है, 2i कैप माइनस जे कैप, ऐसे लिख सकते थे। और डायरेक्ट आप बोल सकते थे यहां पे, देखिएगा बोर्ड पे, कि आप डायरेक्ट आर बी ए लिख लिया आपने और इलेक्ट्रिक फील्ड ये, सीधे डॉट प्रोडक्ट ले लो इसका, तो आपको मिल जाएगा वी ए माइनस वी बी, चेंज है ये, दिस इज इक्वल टू, माइनस मत छोड़िएगा भाई, ए आई कैप प्लस वो फॉर्मूले का माइनस है बी जे कैप डॉट 2i कैप माइनस जे कैप। एक अप्रोच ये भी है, जब कांस्टेंट हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं। ये है, क्लियर हुआ? तो यहां से आपको वी ए माइनस वी बी डायरेक्ट मिल जाता, वही मिल जाएगा आपको 2a माइनस बी, और यहां से मिलेगा b माइनस 2a। एक तो ये तरीका हो गया, बताइए भाई, ठीक है। अब एक और भी अप्रोच आप ले सकते थे, एक अप्रोच और देखिए, इसको और सॉल्व करिए, इसको और एक अप्रोच ले सकते थे। सब अप्रोच कहाँ क्या काम आए, कौन सा इजी होगा वो पता नहीं, तो इसका थर्ड अप्रोच क्या हो सकता है वो देखिए। थर्ड अप्रोच ये हो सकता है बच्चों कि मैं जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ले लूं, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लूंगा तो मुझे यहाँ पे EX मिलेगा और EY, हालांकि वो ज़्यादा मेहनत का काम होगा, फिर आपको वो EX भी निकालना पड़ेगा, EY भी निकालना पड़ेगा, है ना, वो ज़्यादा मेहनत का काम है। आपको टैन थीटा पता है, इसका टैन थीटा मैं बता दे रहा हूँ, अप्रोच तो जानना ही चाहिए। ये E है, इसका एक कॉम्पोनेंट होगा EX, एक कॉम्पोनेंट होगा EY, और ये अपना E नेट है। अप्रोच तो सारे जानने चाहिए, कब कहाँ पे किस अप्रोच की ज़रूरत पड़ जाए। ये EX है, ये EY है, और ये इसका थीटा है। तो आप यहाँ से देख रहे हो इसका टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा इसका क्या हो जाएगा, y कॉम्पोनेंट B है, ये A है, यही तो हो जाएगा EX EY अपॉन टैन थीटा जो होगा वो EY अपॉन EX, यही तो होगा बच्चों, EY अपॉन EX B बाई A होगा, और यही टैन थीटा होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर कि E को क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा आपको पता है B बाई A है, तो आप यहां से कॉस थीटा और साइन थीटा भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा और साइन थीटा भी लिख सकते हैं। ये अपने पास थीटा है, तो टैन थीटा होगा EY B बाई A, तो ये हो जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो आप यहां से कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, हो जाएगा A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और साइन थीटा भी लिख सकते हैं, वो हो जाएगा B अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आप बोले सर ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आपको पता है कि कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में जैसे वर्क डन जो है पाथ डिपेंडेंट नहीं होता, वैसे पोटेंशियल भी नहीं होता, क्योंकि वर्क डन अपॉन चार्ज ही तो पोटेंशियल है। तो मैं क्या चाहता हूं बच्चों, कि मैं चाहता हूं कि मैं O से B का पहले लिख लूं पोटेंशियल, और O से A का पोटेंशियल लिख लूं, O से A का पोटेंशियल लिख लूं, O से B का पोटेंशियल लिख लूं, मेरी बात समझिएगा। तो जब मैं O से A का पोटेंशियल लिखूंगा या O से B का, तो सभी बच्चों को ये बात समझ में आती है कि जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलूंगा, मतलब आप ऐसे इमेजिन करो कि आप कोई पॉजिटिव चार्ज आपके साथ है और आप उसको लेकर यहाँ आ रहे हो, कहाँ आ रहे हो, O से A, मतलब यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, आप इसको लेकर O से A आ रहे हो, तो सबको पता है कि इसमें फोर्स जो लगेगा Q इंटू EX लगेगा ऐसा, और Q इंटू EY लगेगा ऐसा, ये तो परपेंडिकुलर है, तो इसका वर्क डन 0 होगा।
तो ओ से ए जब ट्रैवल कर रहे होंगे तो केवल Q इंटू ई एक्स का वर्क होगा, है ना, और Q इंटू ई एक्स का जो वर्क होगा, सिस्टम का फोर्स खुद वर्क करेगा तो पोटेंशियल घटेगा। अब इसमें भी ध्यान दीजिएगा, अगर आप साइन ये लेके चलते हो पूरा तो आपको कॉस थीटा भी लिखना पड़ेगा, 0 है कि 180 है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप सीधे सीधे क्या करना कि हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल आप गेस कर पाओगे। तो देखिए, देख लेना कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइंस के लॉन्ग चलोगे तो पोटेंशियल घटेगा, मैंने बताया अभी। मतलब ओ से ए में ओ हाइयर पोटेंशियल होगा, ए लोअर। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि वीओ हाइयर माइनस लोअर, ये मैंने लिख दिया, ये हाइयर है ये लोअर है। जब मैं हाइयर माइनस लोअर लिख चुका हूं तो यहां ये माइनस नहीं लेने का है, माइनस ई डॉट डी आर में ई एक्स इंटू ये 2। तो आप ये माइनस मत लीजिए, क्यों? क्योंकि आप यहां पर हाइयर माइनस लोअर लिख चुके हो। अगर आप बोलोगे नहीं सर मैं तो फॉर्मूले से चलूंगा, तो चलो, आपको देखो क्या मिलेगा। फाइनल है वी ए माइनस इनिशियल है वी ओ इक्वल टू माइनस दिस इंटू कॉस 0। मेरी बात समझ गए? तो ये बार बार इतना यहां पे अगर साइन लेंगे तो कॉस 0 है कि कॉस 80 है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप ये माइनस इधर ले आओ और वी ओ माइनस वी ए। तो ये लिखने की तरीका सुनो, हाइयर माइनस लोअर। और कैसे पता चलेगा कौन हाइयर है कौन लोअर है? पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड में 2 पॉइंट है, कौन हाइयर है कौन लोअर, कैसे पता चलेगा? अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग मूव करेंगे तो वो पोटेंशियल घटेगा, आपको लॉजिक बताया, सिस्टम फोर्स खुद वर्क करेगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए कहीं आपको क्वेश्चन में नेगेटिव चार्ज दिया है तो उल्टा हो जाएगा। तो वी ओ माइनस वी ए अपने पास हो जाएगा माइनस 2 ये बात देख पा रहे हैं आप लोग? तो आप यहां से बता सकते हैं -2 EX की वैल्यू आपने निकाली है, EX कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा E cos थीटा, E cos थीटा। और cos थीटा की वैल्यू भी आप निकाल चुके हो, तो -2b अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये बहुत लंबा मेथड है लेकिन आपको अप्रोच जानना चाहिए, E cos थीटा, क्योंकि ये अप्रोच कहीं और काम आएगा। अब हम VO माइनस VA जान चुके हैं, VO माइनस VA जान चुके हैं। ठीक उसी तरीके से हम VO माइनस VB भी निकाल सकते हैं, VO माइनस VB भी निकाल सकते हैं। बताइए, तो ये तीसरा अप्रोच हम लोग कर रहे हैं। तो VO माइनस VB, इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए भी वही करोगे। आप सबको क्लियर है कि ये हाइयर है, तो मैं यहां पे हाइयर माइनस लोअर लिख रहा हूं, तो मुझे साइन नहीं लिखना है, सीधे EY इंटू ये कोऑर्डिनेट था 0,1,0 इंटू 1 कर देना है, और EY था E साइन थीटा, E साइन थीटा। तो मतलब ये हो जाएगा अपने पास E साइन थीटा। अच्छा, यहां पर E भी होगा, E की वैल्यू मैंने दी है क्या? नहीं, E का मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा यहां पे यार, ये E है देखो। और मॉड E क्या होगा? मॉड E क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये E कट जाएगा, ये मॉड E ही तो है देखो, -2b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू मॉड E क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये कट जा रहा है तो -2b आएगा। इसी तरह यहाँ पे E जब लिखेंगे तो साइन थीटा लिखेंगे तो क्या आएगा? E इंटू साइन थीटा, साइन थीटा है, अच्छा कॉस थीटा में A आएगा, बता भी नहीं रहे हो तुम लोग। कॉस थीटा था ना, कॉस थीटा में हमारे पास A आएगा।
कॉस थीटा में ए आएगा। इसी तरीके से ई साइन थीटा जब करोगे तो साइन थीटा अपने पास है बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सभी को पता है कि ये कट जाने वाला है इसके साथ, तो यहाँ आएगा केवल बी। तो बच्चों आपको दो चीज़ें पता चल गई, क्या क्या? आपको वी ओ माइनस वी ए पता है, वो है -2a। आपको वी ओ माइनस वी बी पता है, वो है b। तो इन दोनों इक्वेशन से आप वी ए माइनस वी बी निकाल सकते हैं। अरे यार मेथड कौन सा बेस्ट है मेरे भाई, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ। अलग अलग अप्रोच आपको सिखाया जा रहा है क्योंकि आगे इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, वी ए माइनस वी बी। बेस्ट और वर्स्ट सोचने लगते हो, अरे अप्रोच सीखो मेरे भाई, ठीक है। इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी अभी आपको क्लियर हो जाएगा। सीधे सीधे माइनस कर दीजिए, बिल्कुल माइनस कर दीजिए। तो इससे इसको माइनस करेंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, तो वी ए माइनस वी बी जो होगा सेम आंसर आएगा अपने पास बी माइनस 2a। तो ये तीन अप्रोच के साथ ये सॉल्व हुआ है, ठीक है। और आपको इस क्वेश्चन से सारी चीजें क्लियर हो गई कि कब कैसे करना है, ठीक है। मैंने तीन अप्रोच इसमें बताए हैं आपको। तो कांस्टेंट वाले में आपको तीन अप्रोच मैंने ऐसे बताए हैं। जैसे अब ऐसे क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हो। जो लास्ट वाला है मेथड, उससे अब ऐसे क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे। देखिएगा कि मान लीजिए आपके पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। इसमें आप जो है किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं या किसी ट्रायंगल फॉर्मेशन में मूव कर रहे हैं कोई चार्ज लेकर। ऐसे मान लीजिए, ठीक है, कोई चार्ज लेकर आप मूव कर रहे हैं, वी ओ माइनस वी ए प्लस 2, वी ओ माइनस वी ए प्लस 2, वी ओ माइनस वी ए प्लस 2 क्यों बोल रहे हो भाई? वी ए माइनस वी ओ जो होगा वो माइनस ऑफ दिस होगा, वी ओ माइनस वी ए प्लस होगा। हाँ सही कह रहे हो, वी ए माइनस वी ओ, फाइनल माइनस इनिशियल हमने किया है तो उसको साइन के साथ लिखा है। फिर हमने देखा कि ये उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एडजस्ट करेंगे तो यहाँ माइनस हट जाएगा, ठीक है ठीक है, यहाँ माइनस हट जाएगा। ये माइनस यहाँ एडजस्ट हुआ है ना, हाइयर माइनस लोअर कर दिया है, ये हटेगा। तो अब माइनस करोगे तो आ जाएगा आंसर, आ जाएगा इससे इसको माइनस करने पे। अब ठीक है, अब ठीक है भाई, देख लो। चलिए अब बच्चों यहां पर मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है कि कोई पॉइंट्स आपको मैं दे रहा हूं, मान लो इसको इसी के साथ ही करते हैं, मतलब कैसे भी लिख सकते हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मैं आपको यहाँ पे पॉइंट्स दे रहा हूँ कि मान लो आपके पास यहाँ पे पॉइंट्स हैं ए,
ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है डी, है ना, और इसका रेडियस आर है, सर्कल का रेडियस आर है। उसी तरीके से यहां पर ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, और इसका इक्विलेटरल है ये, ठीक है। अब आपसे कई सारी चीजें पूछी जा सकती हैं फिगर 1 और फिगर 2 के लिए। ये फिगर 1 है और ये फिगर 2 है। तो देखिए जो लास्ट वाला अप्रोच है वो आपको कितना यहां पर शॉर्ट लगेगा, b+2a नहीं होगा भाई। आंसर सही है, आंसर सही है, आप देख लीजिए। आप अगर इससे इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर सही है मेरे दोस्त। यहां से इसको माइनस करो तो दिस माइनस करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये VA हो जाएगा माइनस दिस, तो B-2 है। बिल्कुल सही आंसर है, आंसर में कोई गलती नहीं है। यहाँ पे ये माइनस यहाँ एडजस्ट हो गया था, मैंने यहाँ लिख दिया था, वो गलती थी। तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि फिगर 1 के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप बता दो कि व्हाट इज VA माइनस VB, और इसकी वैल्यू आपको E दी रखी हुई है। E इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो आपको VA माइनस VB बताना है, तो क्या आप इसमें E.dr करोगे, VA माइनस VB बताना है, या फिर आपसे पूछा जाए VB माइनस VD बता दो, या आपसे VA माइनस VC पूछ लिया जाए। देयर आर सो मेनी थिंग, आपको पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए तो क्या आप इसमें भी DR करोगे, हाँ यहाँ पे DR लोगे, इतना लंबा करोगे। मैंने यही कहा कि कौन सा अप्रोच, अब ये जो लास्ट वाला अप्रोच है वो यहाँ के लिए शॉर्टकट बनेगा। कैसे, देखिए आपको A से B जाना है, तो A से B जाने के लिए आप दो रास्ते चूज कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा। आपको A से B जाना है, आपका पाथ है A से B जाने का। जब आप A से B जाने का पाथ फॉलो करोगे, A से B जाने का, तो अगर आप A से B जाओगे जो पोटेंशियल होगा, क्या आप बोल सकते हो कि वही पोटेंशियल होगा जो आप पहले A से C गए और C से B? देखिए कितना फर्क पड़ गया। लास्ट वाला अप्रोच अब यहाँ पे आपके लिए शॉर्टकट बना, A से C जाएंगे पहले और C से B जाएंगे, ऐसा बोल सकते हैं। हाँ, प्रोजेक्शन से भी कर सकते हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सोचे हो। प्रोजेक्शन से भी कर सकते हो, यूनिफॉर्म है, उस पर भी आएंगे। तो पहले इस पे आ जाओ, आप A से B के लिए आप पहले A से C चले जाओ और C से B जाओ। आप मुझे बताओ कि C से B जब आप ट्रेवल कर रहे होगे तो DR और E परपेंडिकुलर है, ये देख रहे हो, DR और E। अगर आप C से, ये DR होगा, C से B के लिए देखिएगा, ये सब कॉन्सेप्ट आगे काम आएगा। DR और E वेक्टर, DR और E जो है अपना परपेंडिकुलर है, ये बात देख पा रहे हैं क्या? DR और E परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है। इसका मतलब E.dr 0 होगा भाई, ये E हो जाएगा और ये DR होगा, परपेंडिकुलर है, तो ये 0 होगा। मतलब आप देख रहे हैं कि कभी भी आप परपेंडिकुलरली जब आप चलेंगे बच्चों, किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलरली जाएंगे तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। तो आप बता सकते हैं कि VC और VB बराबर होंगे। तो VA माइनस VC के लिए आप बोल सकते हैं कि VA माइनस VC अगर मैं करूं पहले, तो मैं देखिए यहां पर लिख रहा हूं, मैं साइन नहीं ले रहा हूं, ये हाइयर होगा ये लोअर होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चल रहे हैं। जब मैं हाइयर माइनस लोअर लिख रहा हूं तो मुझे माइनस लिखने की जरूरत नहीं है फॉर्मूले वाले, क्लियर है सभी को? जब मैं फाइनल माइनस इनिशियल कर रहा हूं तो मुझे माइनस लिखना पड़ेगा। तो यहां आप लिख सकते हैं E/R, ठीक है, और VC माइनस VB जो है वो 0 होगा। मतलब यहां पर आप देख रहे हैं कि ये B और C सेम पोटेंशियल पे होंगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है
कि अगर C और B सेम पोटेंशियल है तो इसके सेंटर पे कोई चार्ज रखा है मैंने, इस चार्ज को अगर मैं C से B मूव कराऊंगा तो मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है। वर्क होगा Q इंटू डेल्टा वी, और Q इंटू डेल्टा वी में जब डेल्टा वी जीरो होगा तो मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। मतलब सेम पोटेंशियल पे अगर मैं कोई चार्ज लेके मूव करा रहा हूं तो आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी वर्क। ऐसे सरफेसेस को हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक भी है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन जाएगा वो। तो आपको समझ में आता है कि यहां से फिर VA माइनस VB जो होगा वो E इंटू आर हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से VB माइनस VD सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि ये तो जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा। और VA माइनस VC क्या होगा बच्चों, तो ये तो बहुत आसानी से बता सकते हो कि VA माइनस VC, ये हाइयर होगा ये लोअर, सीधे सीधे E इंटू टू आर, E इंटू टू आर। बोलो भाई, E इंटू टू आर। अब आ जाओ इस ट्राइंगल में फिगर 2 के लिए। तो फॉर फिगर 2 के लिए अगर आपसे पूछा जा रहा है कि VA माइनस VB बता दो। हाँ, एक और भी मेथड था जो एक बच्चे ने बताया भी कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ले लें और इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर दें √2 से, R और R तो ये √2R, उससे भी हो जाएगा। एक और भी मेथड था। AB के लिए आप क्या कर सकते थे, इस AB के लिए आप क्या कर सकते थे, देखिए ये जो AB है इसके लिए आप क्या कर सकते थे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ऐसा आप कभी कर पाएंगे जब सब कांस्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा E डॉट डी आर से। अब आप देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये 45 डिग्री एंगल होगा, तो एक कंपोनेंट AB के अलोंग है, ये था ना अरे यार ये था ना AB। तो एक बच्चा बता रहा था वो भी अप्रोच अच्छा है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ले लीजिए, डॉट प्रोडक्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट क्या होगा, इसके अलोंग होगा और एक इसके परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर वाला कोई वर्क नहीं करेगा, E डॉट डी आर जीरो होगा, तो यहां होगा √2E और यह होगा √2E। VA माइनस VB के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, और ये डिस्टेंस जो AB होगा, AB डिस्टेंस कितना है, √2R, √2R। तो अब यहां से आप VA माइनस VB यहां से भी लिख सकते थे √2R इंटू √2E, दैट इज इक्वल टू E इंटू आर। ठीक है, क्लियर हुआ भाई। पहले इसका एक और अप्रोच देख लीजिए। VA माइनस VC नेगेटिव नहीं होगा भाई, जो मैं बोल देता हूं वही चीज पूछते हो, उसका एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। VA माइनस VC नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि मैंने हाइयर माइनस लोअर लिखा है, मतलब ये थोड़ा इरिटेटिंग लगता है। अभी मैंने आपको बताया कि जब आप फाइनल करेंगे, फाइनल है C, तो VC माइनस VA करेंगे तो माइनस E इंटू R इंटू कॉस जीरो करेंगे, और ये माइनस जब यहां पर आएगा तो ये VA माइनस VC हो जाएगा, VA माइनस VC हो जाएगा। ठीक है, वही चीज मैंने यहां पे लिख दिया है डायरेक्ट, ये मैंने हाइयर है, ये हाइयर पोटेंशियल लिखा है भाई, ये लोअर पोटेंशियल है। तो जब भी हम हाइयर माइनस लोअर करेंगे तो यहां कोई साइन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन हम ले चुके हैं। बात समझ में आ गई भाई, ये तीसरी बार बता रहा हूं। ये क्लियर है क्या? देखो इसमें भी लोगों को E बाई √2 होगा, कैसे कैसे यार लोग आ गए, बहुत इरिटेट कर रहे हो भाई। कौन है ये समर्थ भाई? प्लीज मतलब थोड़ा सा दिमाग चला लो यार, मत इरिटेट करो इस तरीके से। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये AB है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका कंपोनेंट इधर होगा E cos 45, E cos 45। अच्छा सॉरी, इसकी बात कर रहे थे आप, मुझे लग रहा है आप नेट की बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, सॉरी, E बाई √2, E बाई √2 कट जाएगा, यहाँ लिख गलत दिया है, सॉरी। ठीक है, सही कह रहे हैं आप। ठीक है,
cos 45 है ना, ठीक है ठीक है। तो फिगर 2 की बात करें अगर, तो फिगर 2 में भी आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। फिगर 2 में भी आप पूछे जा सकते हैं आपसे ऐसे क्वेश्चन। फिगर 1 हटा रहा हूं। ठीक है, फिगर 2 बचा। अब फिगर 2 में भी आपसे यही पूछा जा सकता है बहुत सारे। अब आपको शायद ऐसे क्वेश्चन जो जनरली लोग इजी होता है लेकिन गलत करते हैं, कभी सही नहीं करते हैं, उनको साइन और ये सब चीज़ों का समझ नहीं हो पाता। अब आप शायद सही कर लेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें VA माइनस VB बताओ, इसमें VA माइनस VB बताओ। आपसे ये पूछा जा सकता है कि VA माइनस VC बताओ, VA माइनस VC बताओ, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि VB माइनस VC बताओ, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए आपके पास बहुत ऑप्शन है। सबसे आसान क्या लग रहा है, जल्दी इसका आंसर दीजिए आप लोग। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री है। आपको जो सबसे आसान लगे वो मेथड यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर बोल दीजिए फटाफट। VA माइनस VB अभी अभी आपने किया है। आप कंपोनेंट लेके भी कर सकते हैं, वो ज़्यादा आसान दिख रहा है। कंपोनेंट लेके कर सकते हैं, वो ज़्यादा आसान दिख रहा है भाई। क्या मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिखूं भाई? जो करने वाले हैं वो कर लेंगे, जो नहीं करने वाले हैं वो कभी नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जब आप लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जब आप यहां पर लेंगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है अभी अभी बताया, और ये 60 डिग्री है। तो इसका कंपोनेंट इधर होगा E cos 60 और एक होगा इसका E sin 60। तो ये A होगा, ये B होगा। तो E cos 60 अपने पास आ जाएगा E/2 और ये हो जाएगा √3 E/2। इसका कोई वर्क डन नहीं होगा, E डॉट डी आर 0 होगा। R अपना A है तो सीधे सीधे आप लिख सकते हैं EA/2। ठीक है, VA माइनस VB पूछा है लेकिन ध्यान रखिएगा, हाँ ठीक है। तो ये हाइयर पोटेंशियल होगा, ये लोअर, तो मैंने सीधे सीधे लिख दिया है ना। जबकि अगर मैं VB माइनस VA लिखता तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखता तो मुझे माइनस भी लेना पड़ता। ठीक है, तो ऐसे में आप डायरेक्ट लिखिए। फिर आपसे VA माइनस VC पूछा है तो VA माइनस VC भी आप बता सकते हैं, वो E इंटू A होगा। VA माइनस VC तो आसान है, VA माइनस VC आप बता सकते हो वो क्या होगा, वो सीधे सीधे हो जाएगा अपने पास E इंटू A। E इंटू ये डिस्टेंस A, E इंटू A हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं जो लास्ट मेथड था वो यहाँ के लिए शॉर्टकट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हो कि ये होगा। अगर मान लीजिए यहीं पे मैं एक पॉइंट दे दूं, ऐसा एक पॉइंट और दे दूं यहाँ पर D, तो सभी बच्चों को पता है कि VB माइनस, आपसे पूछा जाए VB माइनस VD क्या होगा, VB माइनस VD क्या होगा, परपेंडिकुलर है तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा 0 है ना। E डॉट डी आर यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पे ये DR और ये E और DR यहाँ परपेंडिकुलर होगा तो ये 0 हो जाएगा। तो आई थिंक सभी को क्लियर हो गया। ठीक है, तो बच्चों स्लाइड में आपको कुछ क्वेश्चंस भेज रहा हूँ, आपको अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है, स्लाइड में कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, वो आपको अटेम्प्ट करके आना है। और आपका, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि सीट से आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी तक जितना पढ़ा है, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी को छोड़कर वो पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, वो पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको स्लाइड्स में भेज रहा हूँ इसको अटेम्प्ट करके आइएगा, इसको अटेम्प्ट करके आइएगा। ठीक है, वो अटेम्प्ट, रुक जाइए जरा, रुक जाइए, एक और भी कॉन्सेप्ट सिखाना है।
कि अभी आपने एक कॉन्सेप्ट और सीख के जाइए। अभी आपने सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको दिया है तो इंटीग्रेट करके आप चेंज इन पोटेंशियल लगा लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड दिया है, पोटेंशियल एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड दिया है, तो हम ई कैसे फाइंड करेंगे? व्हेन वी नो पोटेंशियल एज ए फंक्शन, ठीक है, व्हेन वी नो पोटेंशियल एज ए फंक्शन, बस 10-15 मिनट लूंगा भाई। व्हेन वी नो पोटेंशियल एज ए फंक्शन देन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूं भाई, जितना जल्दी कोर्स, देखिए ज़्यादा कोर्स ख़त्म करना है, हमें ज़्यादा कंटेंट भी पढ़ना है तो थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा कि हम प्रॉपर वे से अच्छे से चीज़ों को एडवांस लेवल तक ख़त्म करें और प्रॉपर टाइम मिले रिवीजन का। तो आप लोगों को याद होगा कि आपको फोर्स दिया हुआ था एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, पोटेंशियल एनर्जी आपको एक्स वाई जेड दी हुई थी वर्क पावर एनर्जी में, फिर आपने इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन किया था। ठीक वही चीज़ यहाँ पर भी है, बिल्कुल नया नहीं है। तो आप इसके लिए क्या करेंगे बच्चों? पार्शियल डिफरेंशिएशन, डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड के कैप, ये आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस तरीके से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। मैं छोड़ रहा हूं भाई, आपको क्लास करने का टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके क्लियर कर दूं, क्योंकि जो होमवर्क दे रहा हूं उसमें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे तो वो आपसे हो जाएं इसलिए बता रहा हूं। तो मान लीजिए आपके पास एक पोटेंशियल है एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई, ये पोटेंशियल फंक्शन है। फाइंड ई, मैग्नीट्यूड ऑफ ई एट 1, 2, 1 या 1, 2, 2, ठीक है। तो कर लेंगे, वर्क पावर जैसा है बिल्कुल, तो आप कर लेंगे। पहले क्या करेंगे आप इसमें EX, ये EX को बता रहा होगा, ये EX है, ये EY है और ये अपना EZ है। तो बच्चों यहां से EX अगर निकालना चाहो तो वो क्या होगा? डेल वी बाई डेल एक्स करोगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन सबको आता है, उसमें y और z को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो जब ऐसा करोगे, कांस्टेंट ट्रीट करोगे तो z बाहर होगा और ये 2x आ जाएगा, और y कांस्टेंट है तो वो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से EY अगर करेंगे वो होगा डेल वी बाई डेल वाई, और वो कितना होगा? डेल वी बाई डेल वाई। इसे आप करेंगे तो आपको x और z को कांस्टेंट लेना है, तो ये पूरा कांस्टेंट ट्रीट होगा। एक स्टेप में लिख दूं, ये पूरा कांस्टेंट ट्रीट होगा, देखिए तो ये कांस्टेंट ट्रीट होगा तो ये 0 हो जाएगा और ये -1 आ जाएगा, ठीक है। ये कांस्टेंट ट्रीट होगा तो वो 0 होगा और ये अपने पास -1 आ जाएगा। ये सभी को क्लियर है? अच्छा, EZ क्या हो जाएगा? EZ हो जाएगा डेल वी बाई डेल जेड, तो ये हो जाएगा डेल बाई डेल जेड, और ये अपने पास आएगा एक्स स्क्वायर जेड माइनस वाई। तो ये आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर डेल एक्स स्क्वायर बाहर होगा, डेल जेड बाई डेल जेड माइनस डेल बाई डेल जेड वाई। तो y तो कांस्टेंट है, वो 0 हो गया, इसका हो जाएगा 1, तो आएगा केवल एक्स स्क्वायर। तो आपको फाइनली सारी चीज़ें मिल गई, ठीक है। अब आप यहाँ पे E निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा EX आई कैप प्लस EY जे कैप प्लस EZ के कैप। तो EX कितना हो जाएगा? देखिए EX हो जाएगा 2ZX, ये I है, EX था। EY अपने पास हो जाएगा माइनस जे कैप और EZ हो जाएगा एक्स स्क्वायर के कैप। लेकिन आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है 1, 2, 2 पे, तो आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए 1, 2, 2 पे। कितना हो जाएगा? ये 2 × 1 2, तो ये हो जाएगा 4 आई कैप,
ये तो इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट ही है, और ये हो जाएगा फिर से 4k कैप। तो ये बच्चों आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, आपसे इसका मैग्नीट्यूड पूछा था, इंटेंसिटी, तो ये भी आप कर सकते हैं, 16 + 16 + 1 तो 33 है ना। और यूनिट क्या लिखेंगे, 16 + 16 होगा ना भाई, 2 है 4 है, तो 16 16 32 और 1 33 है ना। ठीक है, और यहाँ पर इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, तो यूनिट अपने पास क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। अगर आप उससे देखिए, V = E × R है, ये वोल्ट है और ये मीटर हो जाएगा, E की यूनिट वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ये सभी लोगों को क्लियर हो गया। 1 कैप क्यों होगा भाई, 1 कैप क्यों होगा, EZ को सॉल्व करिए आप, और Z कितना है, Z 2 है, X 1 है। अच्छा X 1 है ना, X की वैल्यू 1 ली थी, ठीक है ठीक है, X की वैल्यू 1 है, तो यहाँ केवल K कैप होगा, सही कह रहे हैं। X की वैल्यू 1 है ना, X है 1, 2, 1 और ये X पे डिपेंड कर रहा था, तो यहाँ X की वैल्यू पुट करोगे तो केवल K कैप आएगा, सही कह रहे हो। तो मॉड E जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16, 17 और 18, 18 होगा भाई, √18, 16 + 1 17 + 18, ठीक है। हाँ ठीक है, ये वोल्ट मीटर। बिल्कुल क्लास करिए भाई, जाइए क्लास करिए, ठीक है, 10 मिनट है आपके पास। चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं फिर, ठीक है। असाइनमेंट सीट का सॉल्व करिएगा, और ये जो डीपी ये स्लाइड्स चेक कर लीजिएगा, स्लाइड्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आरई पे भी आएंगे भाई, ठीक है, पहले थोड़ा पढ़ लें, ठीक है। चलिए मिलते हैं।